हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे थे कि ओला इलेक्ट्रिक के तो प्लेज शेयर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आओगे इन्वेस्टर्स के ऊपर, तो ओला इलेक्ट्रिक के आपको जो प्रमोटर्स के शेयर हैं उसमें यहाँ पर प्लेज देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, कौन कौन ऑन करता है। ये नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के जो प्रमोटर शेयर है उसके अंदर प्लेज है क्या नहीं, तो वो भी दिखा देता हूँ। प्रमोटर के अंदर अभी आपको कोई भी प्लेज देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रमोटर रिलीज ऑल प्लेज इन जून 2025 क्वार्टर। सो यहाँ पर प्रमोटर्स ने जो प्लेज शेयर थे, ये देख सकते हो, उनको रिमूव कर दिया है। उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये देख सकते हो। प्रमोटर्स ने पहले प्लेज करवाया था लगभग, अगर आप प्लेज की बात करो, दिसंबर 2024 का डेटा ये कहता है 2.98% शेयर प्लेज थे। मार्च 2025 में 6.61% शेयर प्लेज थे, लेकिन अभी जून 2025 में ये 0% हो चुका है। अब ये हुआ क्यों है 0%, ये कंपनी खुद बता रही है। देख सकते हो, कंपनी ने बताया कि उन्होंने एक एनडीयू कराया था जिसको कहते हैं नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग। नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि ये प्लेज नहीं होता है, प्लेज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी पैसा ना पे कर पाए, फिर भी यहाँ पर जो लेंडर्स हैं जिसके पास शेयर पड़े हुए हैं, वो उसको प्रमोटर की परमिशन के बिना बेच नहीं सकता। यानी इसका एग्जाम्पल ऐसा कुछ ले लो कि यहाँ पर आप गए हो, एक प्रोडक्ट आपने बाय किया है। अब वो प्रोडक्ट आपका एक एसेट बन गया। वो प्रोडक्ट आपका एक एसेट है, मशीनरी समझ लो, वो आपका एसेट बन गया। अब एसेट क्या है, एसेट के ऊपर आपका नाम लिखा है, आप ओनरशिप क्लेम कर रहे हो। अब आप वो लेकर जाते हो किसके पास, एक बैंक के पास लेकर जाते हो। अब बैंक कहता है कि आप इसको मेरे पास रखा लो एनडीयू में, नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग में रखवा लो और पैसा ले लो। अब आप कहते हो ठीक है। अब एनडीयू में क्या होता है कि आप पैसा पे नहीं कर पाते हो, तो बैंक कहता है कि मैं आपका एसेट जब्त कर लूँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता एनडीयू में, क्योंकि आप जब्त करके करोगे क्या, उसको बेचने की ट्राई करोगे ना, तो वो बेचा नहीं जाएगा विदाउट मेरी परमिशन। मेरी परमिशन के बिना बेचा नहीं जा सकता मेरा एनडीयू। तो पहले जो ये शेयर छुड़वाए ना गिरवी वाले, इसको एनडीयू करवा लिया उन्होंने। एनडीयू में थे ये शेयर। अब एनडीयू से क्या हो गया दोस्तों, अब ये प्लेज हो चुके हैं। अब ये प्लेज हो चुके हैं। प्रमोटर्स ने दोस्तों अपने जो शेयर होल्डिंग है, अपना जितना उनके पास स्टेक बचा है, कितना बचा है, लगभग 36.8% शेयर इनके पास अवेलेबल है प्रमोटर्स के पास। तो प्रमोटर्स अब क्या कर रहा है, वो 36.8% में से लगभग यहाँ पर जो शेयर प्लेज करवाने की प्रक्रिया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विच कॉन्स्टिट्यूट 8.09% ऑफ द प्रमोटर शेयर। यानी 8.09% जो प्रमोटर है उनके शेयर यहाँ पर प्लेज हो जाएंगे। यानी इसका परसेंटेज है 36.8% में से, इसको 100% समझो। ये प्रमोटर्स के पास 100% है, 36.8%। इसमें से आप कह सकते हो कि 8.09% शेयर प्लेज हो जाएंगे। अब जो पूरी शेयर होल्डिंग है, पूरे शेयर में से सिर्फ यहाँ पर प्रमोटर अपने शेयर में से 2% शेयर प्लेज करवा रहा है। यहाँ से 8% है, और पूरे जितने भी यहाँ पर जितने भी पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, FIDI है, उन सभी का डेटा मिलाकर 2% है। तो यहाँ पर आप इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि जो प्रमोटर के शेयर हैं, और एक होता है ओवरऑल शेयर जिसमें FI आ गया, DI आ गया, सारी चीज़ें आ गई, प्रमोटर के शेयर में से कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसमें आंसर आ रहा है 8.09% प्लेज। और अगर हम यहाँ पर सभी शेयर को मिलाकर, प्रमोटर्स के, FI के, DI के, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है उसको मिलाकर कहें, तो उसका पूरी 100% क्वांटिटी में से सिर्फ प्रमोटर 2% के आसपास प्लेज करवा रहे हैं। वैसे रियलिटी में वो 8.09% ही प्लेज करवा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली बहुत पहले ही। आई थिंक मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, 10 सितंबर को मैंने बता दिया था। तो ये चीज़ हो चुकी है, और इसका जो डेटा है वो नेक्स्ट क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको अपडेट होता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये बात हो गई प्लेज की। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा की। मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग, इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन से नए एंट्री लेने वाले प्लेयर हैं
ओला इलेक्ट्रिक में अगस्त 2025 में। मोतीलाल ओसवाल का एक ELSS टैक्स सेवर फंड है जो इसने एंट्री लिया है, 42 करोड़ का निवेश किया है। मोतीलाल ओसवाल का एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है जिसने 17.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का ये एक एक्टिव मोमेंटम फंड है जिसने 3 करोड़ 80 लाख के आसपास का पैसा निवेश किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जियो ब्लैक रॉक की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। जियो ब्लैक रॉक ने 24-25 हज़ार शेयर यहाँ पर खरीद लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई नया प्लेयर आपको एंटर करता हुआ देखने को नहीं मिला है। अब बात करेंगे सेलर्स की, भी तो बात करनी है। सेलर कौन है? निपॉन इंडिया एग्जिट कर चुका है। मिराई एसेट ने अपने क्वांटिटी में से 20% बेचा है। उसके बाद यहाँ पर बड़ौदा BNP परिबास ने पूरा यहाँ पर 25 लाख शेयर बेच दिए, एग्जिट हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हाँ बस इतना ही है। तो मिराई एसेट ने एग्जिट किया है और BNP परिबास लिमिटेड ने एग्जिट कर दिया है। ये चीज़ आपको देखने को मिली। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स का। क्या सवाल है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो सकती? क्या रीज़न है ये कंपनी के लॉस का? सबसे इजी सवाल है दोस्तों, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए कंपनी के सेल्स कितनी है, मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ। सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना आ रहा है? 828 करोड़ एज पर जून 2025। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बेस है प्रॉफिट की। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कंपनी के। अब ये कितना आया? बस 828 करोड़ रुपए। अब ये 828 करोड़ में से कंपनी का एक्सपेंस ही 1065 है, यानी 1065 करोड़ ये कंपनी का एक्सपेंस है। सो अब यहाँ पर कंपनी का जब एक्सपेंस यहाँ पर इतना हो गया तो कंपनी माइनस में चले गई, लॉस हो गया कंपनी को। -237 करोड़ का कंपनी को लॉस हो गया। अब एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो रहा क्यों है? किस रीज़न से एक्सपेंस हो रहा है? तो एक्सपेंस दोस्तों हो रहा है, एक है मटेरियल कॉस्ट जो कि 74% है, और एक है एम्प्लॉय कॉस्ट यानी सैलरीज जो कि 11% है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑटोमोबाइल के अंदर यही दो बड़े एक्सपेंस होते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है। ये दो बड़े एक्सपेंस होते हैं, एक होता है मटेरियल कॉस्ट जिससे हम मैन्युफैक्चर करते हैं गाड़ियों को, और एक होता है एम्प्लॉय का कॉस्ट जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोनों खर्चे किसी भी कंपनी के लिए यही दोनों है। अब यहाँ पर क्या इम्प्रूव किया जा सकता है? यहाँ पर कंपनी क्या इम्प्रूव कर सकती है कि इनको कम कर सकती है। वो कंपनी ने किया भी है। अब कैसे किया है वो देखिए। 89% से 94%, 84, 85% मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। 82% मटेरियल कॉस्ट, 81% मटेरियल कॉस्ट, 81%, 86%, 86 से सीधा 74% उसको यहाँ पर कम किया है। ये कंपनी ने समझ लिया है, तो मटेरियल कॉस्ट को कम करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो ये पहले बहुत कम हुआ करता था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 8% से 13%, 9%, 7%, 7%, 11%, 10%, 16%, फिर से 11%। सो क्या दोबारा हम 7% पे जा सकते हैं? अगर हम 7% पे जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? अगर हम इसको 55% पे लेकर आते हैं मटेरियल कॉस्ट को, 55%, और इसको अगर हम 7% पे लेकर आते हैं, टोटल 55 62% हो गया। 62% आपका कॉस्टिंग आ गया जिसमें आपका मटेरियल कॉस्ट भी है और आपका एम्प्लॉय कॉस्ट भी है। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ कंपनी बढ़ सकती है। लेकिन उसमें फिर क्या है कि आपको रेवेन्यू भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 828 करोड़ में आप 52 या 62% अपना एक्सपेंस कर लो तो उसमें नहीं होगा। फिर 40% ही हमारे पास बचने वाला है। 40% बचेगा, फिर उसमें हमें मार्जिन कितना मिल रहा है वो देखना पड़ेगा, तो बहुत कम प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए अपने को सेल्स भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिटेबल ये कंपनी बन पाएगी। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।